मुझे लगता है कि 3 बड़े रिस्क्स हैं जो इन्फ्लेशन को रहेंगे। आपकी जो मार्केट है गंदम की हो गई या जो आपकी पेरिशेबल आइटम्स की होगी वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्या हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो रही है? वो नहीं हो रही है। ग्रोथ को लेके आना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके आना, वो ट्रेजरी का काम है। आप किसी भी करेंसी को इनफिनिट टाइम के लिए ओवर वैल्यू नहीं रख सकते। हमने प्रोटेक्शन को 70 साल देख लिया है, 7 डेकेड, इट हैजंट वर्कड। हमारी इंडस्ट्रीज जो आज जहाँ थी 70 साल पहले वो आज भी वही हैं। जापान में 8 रेक्टर का 7 रेक्टर का जल्जला आता है, 2-4 मकान हिलते हैं, गिरते हैं कोई उसमें। हमारे यहाँ आता है पूरे शहर। मेरे नज़दीक पाकिस्तान की सस्टेनेबल इकानमी पॉसिबल नहीं है विदाउट सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लिबर्टी टॉक। मेरा नाम है सैयद अली और आज के दिन I have a very special guest with me, STPI से Joint Executive Director, Dr. Sajid Amin. He's a well-known economist. In the Islamabad circles, गवर्नमेंट के साथ काम करने का भी इनको इत्तेफाक होता रहता है और इनकी कमेंट्री और एनालिसिस जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आती रहती हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके साथ वैसे तो गपशप लगती रहती है ऑन एंड ऑफ, लेकिन टुडे आई थिंक आई वांट टू टच अपॉन अ फ्यू सब्जेक्ट्स। फ्लड इज द मेन स्टोरी जो चल रही है मुल्क के अंदर और आई थिंक कि अगले अब 6 मंथ्स के लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो वो काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट हो चुकी है। आप अभी क्या कुछ अवेलेबल प्रोजेक्शंस आ चुकी हैं इस हवाले से? डू वी नो कि कितना हम लॉस सफ़र करने जा रहे हैं? आई थिंक मोनोकल्चर क्रॉप्स के अंदर शुगर केन हो गया, वीट हो गया, इनको तो मेजर डैमेज हुआ है। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल इस वक्त जैसे आपने खुद भी कहा कि जो फ्लड है वो इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड है जो हम देख रहे हैं। शायद पिछले 40-50 साल की हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी जो स्केल है, पूरे सूबे, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स, पूरे डिवीजन्स वो अंडर वाटर हैं लिटरली। जहाँ तक आपका सवाल है कि जो लॉस इसका क्या है, शायद इस वक्त अभी कोई चूँकि वी आर स्टिल इन द फ्लड सिचुएशन तो कोई नहीं होंगे एस्टिमेट्स, अभी शायद इस पे काम हो रहा होगा। बट मेरे ख्याल अगर हम एक छोटा सा पैमाना ले लें कि अगर आप कंपेयर कर लें जो 2022 के हमारे फ्लड्स थे इस मौजूदा जो फ्लड हैं उनके साथ, तो इनकी इंटेंसिटी उनसे बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कवरेज भी बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर जो आया था वर्ल्ड बैंक के कुछ जो एस्टिमेट्स आए थे वो था कि रफली हमारा जो जीडीपी का लॉस है इकोनॉमी का वो $30 बिलियन के इर्द गिर्द था, आपके डैमेजेस और बाकी चीज़ों को मिला के सारा। That's right. तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर हम ऑन द सेफ साइड इसको उसका 1.5 टाइम्स भी अगर कर लेना, वो किससे ज़्यादा होगा ये, तो ये शायद हमारा को $50 से $60 बिलियन का जो लॉस है वो मुझे लगता है कि वो एक रफ प्रिलिमिनरी सा, अगर हम कुछ और ना देखें, सिर्फ स्केल अगर इसकी हम इंटेंसिटी को देख लें, जोग्राफिकल कवरेज को इसकी हम देख लें, वो बहुत बड़ी है। लॉस ऑफ लाइव्स और जो लाइवलीहुड्स है वो बहुत ज़्यादा है और शायद डैमेजेस का जो स्केल है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ये जो लॉस आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तकरीबन $45 to $60 बिलियन का, इसके अंदर you're not just considering agriculture productivity का loss but also infrastructure का loss. जी, I'm not kind of making any projection. बेसिकली है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या नंबर्स आते हैं। मैं जस्ट एक आम आदमी के लिए ही बता रहा हूँ कि अगर हम उस सैलाब को जो 2022 में गुजरा है और ये जो सैलाब है कंपेयर करें तो शायद डबल है उससे। बिल्कुल सही। और अगर वो एक सादा सा, एक रफ सा, झटका सा एस्टिमेट रखें तो $50-60 बिलियन के करीब इसका जो लॉस अल्टीमेटली आपका इकोनॉमी का, जीडीपी का जो है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा, आ रहा होगा। और हम तो अभी तक 2022 से रिकवर नहीं कर पाए थे, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म हमारे लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है जो क्लाइमेट चेंज है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त कोई इन्वायरमेंटल रिस्क नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है, ये फिस्कल पॉलिसी का रिस्क है। उसके अंदर आपका जीडीपी ग्रोथ रेट मुतासर होता है, एग्रीकल्चर आपका 1/5 के करीब कंट्रीब्यूट करता है। और पाकिस्तान से मुल्क जहाँ पे ऑलरेडी बहुत लो जीडीपी ग्रोथ चल रहा है, वहाँ पे अगर आपका मेजर क्रॉप्स जो हैं, आपका जो मेजर सेक्टर है, लाइव स्टॉक्स जो हैं, ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, उसके साथ आपका लाइफ स्टॉक जुड़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो आपका एक फिस्कल इशू है, ये उसके साथ साथ जो है बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक इशू के तौर पर जो क्लाइमेट चेंज है वो सामने आ रहा है। तो ओवरऑल दिस इज़ अ बिग लॉस, अनफॉर्चुनेट है, अनप्रेसिडेंटेड है और आई थिंक एक हमें बहुत बड़ा एक जो बड़े स्केल पे
इंटरवेंशन चाहिए होंगी इसे रिकवर करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से हम एक स्टेबलाइजेशन एफर्ट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, और जब पिछले साल की जीडीपी रिजल्ट्स आए थे तो वो भी दे वर हायर देन द प्रोजेक्शंस. इट सीम्ड लाइक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. तो ये फ्लड्स जो है ये तो एक मेजर किस्म का सेटबैक हो गया इस पूरे एफर्ट के अंदर, या आप देखते हैं कि इतना मेजर सेटबैक नहीं है, फंडामेंटल्स जो है वो अपनी जगह पे स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं? आई थिंक दिस इज अ मेजर सेटबैक टू पाकिस्तान इकानमी. बट अगर हम स्टेबलाइजेशन को भी देख लें तो मेरे ख्याल उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत होगी. स्टेबलाइजेशन एट लो ग्रोथ जो है वो हमेशा पाकिस्तान ने अचीव की है जब भी हम IMF के प्रोग्राम में गए, क्योंकि इस प्रोग्राम की बुनियादी करेक्टरिस्टिक्स ही आपको स्टेबलाइजेशन को अचीव करना होता है. बट दैट स्टेबलाइजेशन एट ए लो ग्रोथ, अब लास्ट ईयर का भी देख लें 2.6% के करीब आपका GDP ग्रोथ रेट है, एक ऐसे मुल्क में जहां 2.55 पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, जहां 60% आपकी यूथ पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है आपकी. तो उसमें मुझे लगता है कि ये जो स्टेबलाइजेशन है ना लो ग्रोथ पे, ये हमारी अचीवमेंट की बजाय हमारा एक चैलेंज बनता चला जा रहा है कि हम हाई ग्रोथ स्टेबलाइजेशन कैसे अचीव करें. क्योंकि हम ये इसको अचीव करते हैं, लेकिन जो ही हम हाई ग्रोथ रजीम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा इस साल के फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 महीनों में आपका जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो $6 बिलियन पे चला गया है, सिर्फ इसलिए कि हमने थोड़ा सा हाई ग्रोथ को टारगेट करने की कोशिश की है. तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ये जो लो ग्रोथ स्टेबलाइजेशन है ना, ये एक ट्रैप बन गया है जिसके लिए पाकिस्तान को शायद बहुत कोई एक हमें अपना जो इकोनॉमिक गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, शायद उनको बड़ा स्ट्रक्चरल लेवल पे देखना होगा कि हम इस ट्रैप से बाहर कैसे निकल सकते हैं. और फाइनली जो आपका क्वेश्चन है उसमें कमिंग बैक, फ्लड्स आर ए मेजर सेटबैक, और आई एम नॉट सेइंग इट ओनली इन नंबर्स. ये बड़े लॉन्ग लास्टिंग आपके इम्पैक्ट्स होंगे, आपकी रोड्स, आपकी बाकी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड्स जो आपके गए हैं उनको रीस्टोर करना, इस पूरे प्रोसेस को, दिस विल बी ए टाइम टेकिंग और रिसोर्स डिमांडिंग. जैसे मैंने पहले कहा कि 2022 को अभी तक हम रिकवर नहीं कर पाए थे, ये उससे बहुत बड़ा स्केल. अच्छा, आपने इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया, ट्रैप का वर्ड यूज़ किया. अब हुआ ये कि कल जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि दे आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट को मेंटेन कर रहे हैं. और फिर उसके साथ साथ ही जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और साइट है, इनकी एसोसिएशंस दोनों ने, इनके प्रेसिडेंट से चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट्स दी कि इंटरेस्ट रेट ना कम करना इज़ कम्प्लीटली इनकॉम्प्रहेंसिबल. हुआ ये है कि पिछले महीने जो इन्फ्लेशन CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो मेजर की है 3% के राउंड अबाउट, और इतनी कम इन्फ्लेशन जब अचीव कर ली है तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद था वो यही था कि इन्फ्लेशन को कर्ब किया जाए. तो ये तो कहते हैं कि इनको नहीं समझ आई कि इन्फ्लेशन जब कम हो रही है इतनी, तो फिर इंटरेस्ट रेट को क्यों मेंटेन किया जा रहा है. दैट सेड, स्टेट बैंक ने अपनी स्टेटमेंट में एक कैविएट डाली थी. उन्होंने कहा था कि फ्लड्स की वजह से सप्लाई शॉक होगी, और सप्लाई शॉक की वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन का एक प्रेशर रिन्यूड आएगा. तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अब आई थिंक फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड फ्रॉम द सप्लाई साइड ये वैलिड कंसिडरेशन है कि क्रेडिट बहुत महंगा जो है उनको अवेलेबल है, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है वो इट हैज़ टू डील विद द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा हाथ से आर्टिफिशियल ग्रोथ की तरफ ना जाए, रियल प्रोडक्टिविटी के अंदर एडिशन है. तो डू यू थिंक कि स्टेट बैंक को करना चाहिए था इस दफ़ा पॉलिसी रेट कम, या उन्होंने सही डिसीजन लिया है? और आप एक्चुअली समझते हैं कि जो फ्लड की वजह से सप्लाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई में कमी आएगी, वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो वापस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो पुराने जैसे ले आएगी? आई थिंक ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, और मैंने बहुत ज़्यादा इस पे बात की है, और मुझे लगता है कि आई विल रिपीटिंग माई सेल्फ. जिन लोगों ने भी मुझे देखा या सुना होगा शायद उनको लगेगा कि ये एक रिपीटिशन है, तो मैंने कहा मैं पहले से ये बात रख लूँ. देखिए, आप जो इन्फ्लेशन का जो डिसीजन होता है पॉलिसी रेट का, वो 3-4 बड़े बड़े बुनियादी डायमेंशंस होती हैं, डोमेन्स होती हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिनको देख के वो किया जाता है, और शायद हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा, फिर हम शायद ज़्यादा बेहतर आसानी से बता सकें
कि स्टेट बैंक का जो फैसला है वो किस हद तक दुरुस्त है। सबसे पहला तो ये है कि आपका जो इस मौजूदा इन्फ्लेशन है इसकी बेसिस क्या है, इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो कितनी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुआ है उसकी फाउंडेशंस बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं। हमारी बेस बहुत हाई थी पिछले साल, जिसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ी हद तक जो है वो ट्रांसलेट हुआ है। ठीक, हमारे लो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से जो हमारा नंबर गिरा है उसकी वजह से वो हुआ है। दूसरा, अगर आप इसको रिजर्व्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक्सचेंज रेट प्रेशर्स को देखें, तो वो मेंटेन रहे हैं कि एक तो ग्रोथ लो थी, हम स्टेबलाइजेशन मोड में थे, लो ग्रोथ थी, और जो कर्जे हैं वो रोल ओवर होते चले गए। तो हमारे फॉरेक्स के ऊपर भी उस तरह से प्रेशर नहीं आया। तो जो रुपया है वो 282, 283, 280 उसके गिर्द जो है वो स्टेबल रहा है। तो वो जो एक्सचेंज रेट का प्रेशर है वो भी उस पर नहीं आया है, डिस्पाइट द फैक्ट के इम्पोर्ट्स वो एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सके। राइट, वो रिमिटेंसेस ने किसी हद तक आपको उसको किया। इसी तरह हमारा जो डेफिसिट रहा है वो कंट्रोल में रहा है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो लो रही है। हमने देखा है कि पिछले साल में बहुत कम हमारे ऊपर प्रेशर रहा ट्रेड डेफिसिट का, और कैड सरप्लस भी रहा ज़्यादातर। इस साल आपको वो नहीं मिलेगा जो ही आप हाई ग्रोथ की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो मुझे लगता है इन 2-3 चीज़ों को मिला के अगर हम देखें तो जो आउटलुक है आपका इन्फ्लेशन का, जो पॉलिसी रेट होता है वो बेसिकली वो सिर्फ उस महीने के नंबर को नहीं देख रहा होता जिस महीने का आपका वो नंबर आया होता है। वो ये है कि आपको अगले 6 से 8 महीने के जो ओवरऑल आपका जो आउटलुक है उसमें आप इन्फ्लेशन को क्या देखते हैं। तो मुझे लगता है कि 3 बड़े रिस्क्स हैं जो इन्फ्लेशन को रहेंगे। आउटलुक हमारा है थोड़ा सा एडवर्स है इन्फ्लेशन का, आपको लो बेस नहीं रहेगी। ठीक, तो आपका ऑटोमेटिकली जो हाई बेस का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं बड़े हो जाएंगे। फिर जो आपका जो एक्सचेंज रेट के प्रेशर मुझे लगता है कहीं ना कहीं से दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि जो ही हम हाई ग्रोथ की तरफ जाएंगे हमारा ट्रेड डेफिसिट जैसे मैंने पहले कहा वो 6 बिलियन के करीब, 2-3 बिलियन आपका वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो प्रेशर उस पर आ जाएगा। तीसरा, आई थिंक जो सप्लाई साइड प्रेशर हैं वो 2 तरह से आपको रहेंगे। एक तो आपकी जो पैरिशेबल फूड आइटम्स हैं उनका प्रेशर जो है वो डेफिनेटली आपका आएगा, और जो फूड इन्फ्लेशन है जो कि उसकी भी एक बड़ी वीक हमारे पास फाउंडेशन थी कि हमारी जो वीट की क्रॉप है वो क्रैश कर गई थी, आपको याद होगा पिछले साल। तो जिसकी वजह से उससे जुड़े जितने आइटम्स थे वो बहुत तेज़ी से उनकी प्राइसेस नीचे आई। तो ओवरऑल जो हमारा फूड का जो इन्फ्लेशन था, जो एक बड़ा शेयर है हमारे सीपीआई का, उसने उसको बड़ी तेज़ी से डाउनवर्ड जो है वो लेके आया। तो हाई बेस, वीट क्रॉप क्राइस जो क्रैश, और एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी ड्यू टू रोल ओवर्स और लो ग्रोथ, इन्होंने आपको ये नंबर जो है जिसकी हम बात करते हैं 2.93 इस वक्त है, शायद 3% के करीब वो दिया है। ये तीनों बेसिस अब अवेलेबल नहीं होंगी। आपकी जो मार्केट है गंदम की हो गई या जो आपकी पैरिशेबल आइटम्स की होगी वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उसको कैटलाइज करेगा आपका ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो सैलाब है, आपका जो फ्लड्स हैं। ऑलरेडी अगर आप मार्केट्स में देखें तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं उसके अंदर। तो चौथा बड़ा जो आइटम है मेरा ख्याल है जो हमें के लिए शायद जो एनर्जी प्राइसेस हैं हमारी, वो भी अगेन उनका प्रेशर हमारे ऊपर रहेगा किसी हद तक। अगर आप आउटलुक को थोड़ा देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए बढ़ी बट फिर कम हो गई। तो वो जो एक अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी है एक ग्लोबल मार्केट में ऑयल में, तो आई थिंक स्टेट बैंक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता रहा है उसके अंदर भी। और पांचवा जो बड़ा आइटम है वो जिसका तरफ आपने भी इशारा किया वो आपकी फिस्कल पॉलिसी है, जो ट्रेजरी की पॉलिसी है। आपके टैक्सेस बढ़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके रेवेन्यू का टारगेट्स पूरा नहीं होता है क्योंकि जाहिर आपकी इकानमी को लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है फ्लड से, तो वो मुझे लगता है कि हम देख सकते हैं कुछ और मेजर्स भी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को जैसे 100 पे लेके जाया गया। बिल्कुल सही। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो इतना फेवरेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है वो बहुत कॉशियस पॉलिसी है, और मुझे लगता है उनकी सही पॉलिसी है इस वक्त जो है। हमने देखा है कि स्टेट बैंक को जहाँ पे कट करना था वहाँ कट भी किया है, और जहाँ पे स्ट्रेटेजिक होल्ड करने की ज़रूरत थी वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली होल्ड भी किया है। तो मेरी अपनी राय ये है कि स्टेट बैंक को अपनी ये पॉलिसी जो है कॉशियस पॉलिसी, जहाँ बनता है आप उसको ज़रूर दीजिए जो ड्रॉप है,
और एक और लास्ट चीज़ समझ लेता है कि स्टेट बैंक इस वक्त पिछले 2 से 3 मॉनेटरी पॉलिसी में जो कट से अवॉइड कर रहा है उसका एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। क्या? वो मुझे लगता है, देखिए, एक है आपकी जो पॉलिसी की डायरेक्शन होती है वो बड़ी अहम होती है एज ए सिग्नल मार्केट में। तो शायद स्टेट बैंक यही कह रहा है कि इस वक्त पॉलिसी सिंपल है कि या कट होगा या अनचेंज रहेगा। दैट इज ए सिग्नल टू मार्केट। लेकिन अगर वो किसी जगह गिरा देते हैं इंटरेस्ट रेट को, जिस तरह के हमारे बिजनेसमैन कह रहे हैं, बड़ा एक कट दे देते हैं और 3 महीने के बाद दोबारा से बढ़ता है, तो वो चाहे आपको 25 बेस पॉइंट ही इंक्रीज करना पड़े, तो वो जो आपके डायरेक्शन ऑफ पॉलिसी है पिछले 2 साल से जो बदल रही है वो बदल जाती है। तो वो जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर शायद उसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट होगा उस पॉलिसी से जहाँ पे या कट है या अनचेंज्ड है। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए जो स्टेट बैंक है वो बड़ा स्ट्रेटेजिक और काशियस अप्रोच लेके चल रहा है। और टू मी अगर हम इन सारे रिस्क को जहन में रखें तो शायद ये एक सही अप्रोच है जो उसमें स्टेट बैंक ने ली हुई। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग। सो आपने कहा कि क्योंकि फ्लड्स हुए हैं और सप्लाई साइड हमारी एग्रीकल्चर की जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो या तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, या अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं फूड प्रोडक्ट्स, तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ख़राब होगा। साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में है एक अनसर्टेनिटी। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनर्जी। आई थिंक वो ट्रम्प के आने के बाद से ओवरऑल ट्रेड में एक असर सा पड़ गया उसका। एंड हमारा तो वीक पॉइंट है ही एनर्जी। सो इफ देयर इज एनी वॉलेटिलिटी वी आर प्रॉब्ली नॉट सो वेल प्रिपेयर्ड टू अब्जॉर्ब ये बातें। सो आपके ख्याल में जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपनी जगह वैलिड होगी, आई एम श्योर। लेकिन जो बात आई थिंक मैं करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि अगर हमने रियल ग्रोथ अचीव करनी है तो हमें प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हम अगर गवर्नमेंट की साइड पे पैसे जो है वो स्टिमुलस के पैसे भी डालते जाएंगे तो उससे एक आर्टिफिशियल ग्रोथ ही हो सकती है, एफिशिएंसी के अंदर जनरल इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो क्रेडिट इंट्रोड्यूस कराएं तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज, मे बी ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अब हम आपने खुद ही कहा कि हम वो एक स्लो ग्रोथ के उसमें जो है ना फंस गए हैं। तो अब हाउ वुड यू नेविगेट द नेक्स्ट 6 मंथ्स? आपको पता है कि आपकी कंट्री ने फ्लड्स के अराउंड सफ़र भी किया है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ग्रोथ की भी रिक्वायरमेंट है और हम एक IMF के प्रोग्राम के अंदर भी हैं। आपका क्या होगा मनूवर इन हालात में? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो मुझे लगता है बड़ी कॉमन एक हमें देखना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी को आप फिस्कल ऑब्जेक्टिव सर्व करने के एंगल से नहीं देख सकते। वो इसीलिए एक सेपरेट पॉलिसी है, इसीलिए एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट पॉलिसी है कि उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो ऑब्जेक्टिव है लो और स्टेबल इन्फ्लेशन। अगर आप स्टेट बैंक का एक्ट पढ़ लें, हमारा जो SBP एक्ट है 22 का, कि उसमें आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो लो एंड स्टेबल प्राइसेस हैं, प्राइस कंट्रोल्स हैं, टारगेटिंग उसके ऊपर जो 5 से 7% का आपका टारगेट है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो, मैं इसको फ्रस्ट्रेशन का लफ्ज़ तो नहीं कहता, जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत सारी वो इसलिए हो जाती हैं कि जब हम एक पॉलिसी के अपने ऑब्जेक्टिव्स को साइड पर रखते हुए समझते हैं कि उसको दूसरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करना चाहिए, जो कि टर्शरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उस एक्ट को देखें तो थर्ड है कि वो सपोर्ट करेंगे। मेरी अपनी राय में सेंट्रल बैंक का जो काम है वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट, प्रेडिक्टेबल प्राइसेस एट ए लो वोलेटिलिटी, लो वेरिएशन, लो ग्रोथ प्रोवाइड करना है। सादा लफ्ज़ों में इन्फ्लेशन को टारगेट के ऊपर स्टेबल रखना जो कि प्रेडिक्टेबल हो, ये उसका बुनियादी काम है। उसके नतीजे में अगर कोई और चीज़ें आती हैं तो वो ट्रेजरी का काम है उनको ऑफसेट करना। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में ग्रोथ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए दर्जनों इदारे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को मैनेज करने का सिर्फ एक ही इदारा है और वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमें उसको उसी एंगल से देखना चाहिए और स्टेट बैंक को भी चाहिए कि वो अपना वही काम जो है वो करे। जो टर्शरी चीज़ें हैं वो उसको हमें रख। तो एक तो मुझे लगता है ये जो एक्सपेक्टेशन ये शायद इसलिए बढ़ती हैं कि हम चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का काम भी करे। जहाँ तक आपका दूसरा जो यहीं से जुड़ जाता है कि ग्रोथ को लेके आना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके आना, वो ट्रेजरी का काम है।
वो फिस्कल पॉलिसी का काम है। उसके लिए बेतहाशा आपके पास टूल्स हैं, आपके पास ट्रेड पॉलिसी है, आपके पास एक्सपोर्ट पॉलिसी है, आपके पास और टैक्सेस की पॉलिसी है, बहुत सारी और जो चीज़ें हैं वो आपके पास उसमें। जो इस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कम से कम अगले 6-8 महीने में जो अगला हमारा साल है, कम से कम ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025-6 है, हम लो ग्रोथ ही पर रहेंगे और शायद यही हमारा इस वक्त कह लें कि जो स्टेबलाइजेशन का एजेंडा है उसी के अंदर ही रहेंगे। हम जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है इसको एक और एंगल से भी देख सकते हैं कि 22% किसे आपका 11% के ऊपर जो है वो आ गया है उसका एक तरफ। हमारे यहाँ जो क्रेडिट अपटेक है उसकी एक अपनी लिमिटेशंस भी हैं। जाहिर है, एक तो ये है कि ऑफ कोर्स कोई भी 22% पे इंटरेस्ट रेट को नहीं चाहेगा बिकॉज इज वेरी वेरी हावी कास्ट और उन चीज़ों के अंदर। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहें ना कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी ग्रोथ सारी रुकी हुई है, तो ये मुझे लगता है थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। क्या हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो रही है? वो नहीं हो रही है। हमारे यहाँ क्या हम अनअफोर्डेबल एनर्जी कास्ट के ऊपर नहीं जा रहे। हमारी प्रोडक्शन कास्ट का एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है वो एनर्जी कास्ट है। उसका तो कोई लिंक इन्फ्लेशन उसके साथ आपका नहीं है, वो तो आपकी एनर्जी के मिक्स के ऊपर है, एनर्जी की पॉलिसी के ऊपर है, वो उसमें चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जब हम सारी होप्स पॉलिसी रेट पर डाल देते हैं तो शायद वी आर आस्किंग टू मच फ्रॉम पॉलिसी रेट एंड वी आर आस्किंग टू मच फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ जहाँ मार्जिन हो स्टेट बैंक को, और यहाँ पे आ जाती है बात स्टेट बैंक के लिए कि जो स्टेट बैंक जैसे जो इदारे सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके पास एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए फोरकास्ट का। आउटलुक का बहुत स्ट्रॉन्ग एक फोरकास्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सप्लाई साइड शॉक्स हैं, जो डिमांड साइड शॉक्स हैं, इस पर बहुत सारी बात होती रहती है कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड ड्रिवन है या सप्लाई साइड ड्रिवन है। बट हमें इस पर को बहुत ज़्यादा एनालिसिस नज़र नहीं आता स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी कि वो ज़रा इसको थोड़ा सा डीकम्पोज करें। कि आई थिंक ये बहुत अहम होगा आम आदमी के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो तो शायद स्टेट बैंक उसको देख सकता है, बट अगर एक सप्लाई साइड पे आ रहा है तो वो शायद बहुत ज़्यादा उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वो फिर आपकी ट्रेजरी की साइड से आ जाता है कि वो उसको कैसे मैनेज करती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट बैंक या कोई भी सेंट्रल बैंक सिर्फ ये नहीं कह सकता कि जी लाइकली है कि सप्लाई शॉक आएगा। वो ज़ाहिर सबको नज़र आ रहा होता है। राइट। सेंट्रल बैंक का काम है कि वो थोड़ा सा उसको कम से कम प्रोजेक्ट करने को, क्वांटिफाई करने की कोशिश करें कि दिस इज द लाइकली साइज ऑफ सप्लाई साइड और जिसकी वजह से हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है सेंट्रल बैंक पे, और वो शायद उसकी वजह ये है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है ना मॉनेटरी पॉलिसी की, वो बड़ी सॉर्ट ऑफ स्टैटिक हो गई है। काइंड ऑफ सिमिलर सेंटेंसेस हैं। आई सी इन एवरी स्टेटमेंट के जी हम पिछले 4-5 साल से कि 5 से 7% का जो टारगेट है वो हम अचीव कर लेंगे। इवन जब इन्फ्लेशन 38% था तो स्टेट बैंक की जो वो है वो यही आ रही थी। तो मुझे लगता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो उतनी ही इफेक्टिव होती है जितनी उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी है वो एक्सपेक्टेशंस पे चलती है। देखें गवर्नमेंट क्या है, वो किसी पे टैक्स लगा लेगी, किसी को टैक्स कम कर लेगी, किसी को सब्सिडीज दे लेगी, किसी से ले लेगी। इट हैज डायरेक्ट टूल्स टू इंटरवीन, राइट, टू अल्टर एक्सपेक्टेशन या परसेप्शंस। पर जो सेंट्रल बैंक है उसके पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि वो डायरेक्ट आम आदमी तक पहुंच सके। उसकी जो पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी है, दैट आई मीन उसकी जो इफेक्टिवनेस है पॉलिसी की, इट रन्स थ्रू क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी इज बेस्ड ऑन परसेप्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस जो आपकी बनती हैं। और उसमें जो बड़ा की पिलर है वो ये है कि आप अपने पॉलिसी स्टांस को कितने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरी राय में ये शायद कोई बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल नहीं है कि अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेसमैन ग्रुप जो है या एक बिजनेस ओवरऑल जो तबका है आपका, वो मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस को नहीं समझ पा रहा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्टेट बैंक उस स्टांस को, जो कि उसका स्टांस है, जो मेरी नज़र में सही स्टांस है, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा सही तरह से।
तो दैट टू मी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्टेट बैंक अपने इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को कितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है ऐसे मार्केट तक। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि दे माइट नीड टू डू अ बेटर जॉब पब्लिक रिलेशंस वाइज, बट उनका जो मेन क्लाइंट है, जो बैंकिंग सेक्टर है, वो तो काफ़ी खुश होगा इनसे, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिटेबल हालात चल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के। आई एम गोना जस्ट लाइक लीव इट एट दैट एंड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट जो वो करेंसी साइड, जो दूसरी जो एक्सचेंज रेट वाली साइड है उसको। सो ओवर द लास्ट 2 years एक हम कांस्टेंट कंप्लेंट सुन रहे हैं बिजनेसमैन से भी कि स्टेट बैंक ने बेसिकली थ्रू अनऑफिशियल ऑर्डर्स या आप उसको जैसे भी कर लें, लेकिन एक लाइन बनवा दी है, एक क्यू बनवा दी है जिसके अंदर आपकी जो लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं वो बड़े स्लोली जो है प्रोसेस हो रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों के लिंक्स हैं उनके लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ना एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से जो है वो अपनी जो है ना सप्लाई ऑफ मनी जो है उसको कंट्रोल कर लिया है। और जो इवन दो हम ट्रांजिशन कर चुके हैं एक मार्केट एक्सचेंज रेट की तरफ, लेकिन हमें फुली अभी तक उसके शायद बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रहे। एट द सेम टाइम अगर हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को एड्रेस करना है तो लाइक वन ऑफ द वेज दैट सेंट्रल बैंक्स हैव गॉटन इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन इज कि वो करेंसी को डिवैल्यू होने देते हैं। हमारा इशू ये है कि हमारे ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, अगर हम और डिवैल्यू करेंगे तो दैट माइट बी एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक। सो अब जो एक्सचेंज रेट की साइड के ऊपर जो स्टेट बैंक की इंटरवेंशन है एंड ओवरऑल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, लाइक हाउ वुड यू वांट टू मॉडिफाई दैट? आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो हमारे यहाँ बहुत कम इन ए वे के ये एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बन गया है। और ऑफ कोर्स एक्सचेंज रेट इज़ ऑलवेज ए पॉलिटिकल इकोनॉमी क्वेश्चन होता है। दो बड़ी सिंपल इसकी वो चीज़ें हैं, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा लिखा, आई एम श्योर आप देखते भी होंगे। 2015, 16, 17 में जो चंद लोग जो बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि हमें एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल रखना होगा, क्योंकि जो आपकी एक्यूमुलेशंस होती हैं ओवर वैल्यूएशन के ज़रिए जो आप एक्यूमुलेट करते हैं डेप्रिसिएशंस को, वो आप क्राइसिस को जन्म दे रहे होते हैं। और हमने देखा फिर कैसा होता है। स्टेट बैंक के लिए 2-3 चीज़ें हमारी ओवरऑल एक्सचेंज रेट पॉलिसी के लिए, नॉट ओनली स्टेट बैंक द गवर्नमेंट को भी समझने कि आप किसी भी करेंसी को इनफिनिट टाइम के लिए ओवर वैल्यू नहीं रख सकते। आपके लिए बेहतर होगा, आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप उन डेप्रिसिएशंस को एक्यूमुलेट करें और फिर वो जब आपके पास वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मैं उसको कहता हूँ फोर्स्ड डेप्रिसिएशन वो होती है और वो एक पैनिक क्रिएट करती है। और हमने देखा एक पूरी नई ब्लैक मार्केट जन्म ले लेती है, डॉलर्स नहीं मिलते हैं और इवन वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, जो कि एक्चुअल डेप्रिसिएशन से भी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होती है, क्योंकि उसमें वो जो एक प्रीमियम आ जाता है ना पैनिक का, अनसर्टनिटी का, स्टीप फॉल का, वो उसमें हो जाता है। तो एक तो मुझे लगता है कि हमें ये लेसन ज़रूर अब सीख लेना चाहिए एक्सचेंज रेट के बारे में कि आप कभी भी एक्सचेंज रेट्स को, पाकिस्तान जैसे मुल्क खास कर, वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते फॉर द लॉन्गर टर्म्स। नंबर 1, आप जितना ज़्यादा इसको मैनिपुलेट करेंगे आपकी कास्ट उतनी ही ज़्यादा होगी, बोथ इन टर्म्स ऑफ डॉलर स्पेंडिंग अगर आपको उसको मैनेज करना है या इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखना है, और इन टर्म्स ऑफ अनसर्टनिटी और पैनिक भी। इस वक्त अगर हम देखें तो मुझे लगता है 3-4 बड़े बुनियादी एलिमेंट हैं जिसको हम देख सकते हैं। और ये बड़ा एलानिया पॉलिसी हमारी रही है कि हमने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया है, हमने जो एलसीज को नहीं खोला है, ये बड़ी हमारी पॉलिसी उस वक्त एक बड़ा कॉमन उसमें रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बैलेंस है चीज़ों का। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फुली फ्लोटेड मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फुली कंट्रोल्ड और वो एक्सचेंज रेट है। मैं बहुत ज़्यादा नाक़िद रहा हूँ एक्सचेंज रेट की पॉलिसी का हमेशा से, अब भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो ड्यू एनालिसिस है वो हमें करना चाहिए कि इस वक्त एक्सचेंज रेट पॉलिसी में या इस वक्त जो हमारा करंट एक्सचेंज रेट है वो क्या है। तो 3 बड़े कंपोनेंट हैं। 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है बेहतर हुई पिछले 1 साल 1.5 के अंदर। एक तो ये था कि आपकी जो करेंसी की मार्केट है ना, जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव बाइस्ड थी, वो किसी हद तक मैनेज हुई है। ऐसे तो वो जो स्पेकुलेटिव प्रेशर था ना रुपए के ऊपर, वो किसी हद तक कम हुआ है। वो जो होती थी ना पैनिक बाइंग और एक प्रॉफिट ड्रिवन बाइंग,
आपका कंट्रोल उस तरह से नहीं था, छोटी छोटी कंपनियां थी, भी कैटेगरीज की कंपनीज थी, वो एक अपने लिहाज से जिस पर बहुत सारी रिसर्च भी हुई, बात नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि कुछ आप जो है वो बेहतर होगा, नंबर वन। नंबर टू, आई डोंट थिंक ये कोई मेजर रीज़न थी, बट स्टिल जो आपका जो डॉलर का आउटफ्लो था जो स्मगलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, उसके दो एंगल होते हैं कि एक तो उसकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है, बट एक उसका जो है ना वो एक स्पेकुलेटिव और एक 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 जो मार्केट के ऊपर उसका एक न्यूज़ वर्दीनेस भी उसकी होती है। तो हमने उसको भी मैनेज किया है काफ़ी हद तक। वो जो स्मगलिंग ऑफ डॉलर है वो अब कम हुई है हमारी, ख़ासकर अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो है वो बंद हुई। तो तीसरा बड़ा फैक्टर है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बिल्ड हुए हैं। गो के सवाल ये है कि इनकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है, वो अपनी जगह भी सवाल है। उसमें रोल ओवर्स हैं, हम चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपकी जो IMF की वजह से जो एक आपको सपोर्ट रही है, वो सारी चीज़ें मिलाते हुए इस वक्त जो हमारे हैं, तो इन तीन फैक्टर्स ने रुपए को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रूली भी कंट्रीब्यूट किया। मैं ये नहीं कहता फुली स्टेबलाइज किया, बट उसने कंट्रीब्यूट किया। टेस्ट मेरा ख्याल अब होगा गवर्नमेंट का, जो मुझे लगता है देखने में कि क्या हमने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, कि व्हेन वी मूव टुवर्ड्स ग्रोथ हमारे जो ट्रेड डेफिसिट्स जो हैं वो बढ़ते हैं। और लास्ट आइटम सॉरी रह गया कि जो रेमिटेंसेज ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया रुपए को, हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट था उसने कंपेंसेट किया और वो हमें मिला। अगर हम हाई ग्रोथ की तरफ जाते हैं और इकोनॉमी पे प्रेशर जैसे आना शुरू हो गया है, इस सूरत में अगर हम इसको बिल्कुल एक वो जो होता है ना बिल्कुल फ्लैट लाइन पे मेंटेन रखते हैं जैसा कि पिछले 1 साल से चला आ रहा है, तो वो मुझे लगता है हमारी पॉलिसी के लिए अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, और मेरे ख्याल में वो ज़रा वरिंग पार्ट होगा। लास्ट कमेंट उसमें एज ए लेसन, रुपए को हमें स्पेकुलेटिव प्रेशर्स पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जितने भी स्पेकुलेटिव प्रेशर्स हैं रुपए के, वो हमें पॉलिसीज़ के ज़रिए कंट्रोल करने चाहिए, एंड वी शुड नॉट शाई ऑफ इट। गवर्नमेंट के ज़िम्मे हैं, स्टेट बैंक के ज़िम्मे हैं, बाकी लोगों के जिसके भी ज़िम्मे हैं, उन तमाम प्रेशर से करेंसी मार्केट को रोकना होगा, क्योंकि हमारी करेंसी मार्केट साइज़ में छोटी है। तो वहाँ अगर एक भी बड़ा पैनिक बाइंग आ जाती है, एक दो भी बड़ी पैनिक स्पेकुलेटिव प्रेशर आ जाती है, तो वो रुपए के ऊपर प्रॉब्लम है, तो वो हमें रोकना होगा। लेकिन एनी प्रेशर दैट इज कमिंग फ्रॉम ट्रेड, फ्रॉम करंट अकाउंट डेफिसिट्स, फ्रॉम ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी ऑन एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का, वो हमें पास होने देना चाहिए रुपए के ऊपर। अगर आप उसको रोकेंगे तो यू आर आस्किंग फॉर ए प्रॉब्लम। We are in tax season also, and इस हवाले से आप पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी को in the context of flood जो है आप कैसे देखते हैं? और जो अभी रिसेंटली टैरिफ्स के अंदर एक रिडक्शन अनाउंस हुई है, जो ओवर आई थिंक 3 years या 3 to 5 years के अंदर इफेक्टिव टैरिफ रेट जो है वो मल्टीपल परसेंटेज पॉइंट्स कम आ रहा है। आई थिंक फ्रॉम 16 to 9 के करीब आ रहा है। तो इन दो चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू रिवाइज द टैक्स पॉलिसी in response to the damages caused by the flood? Do you think taxes need to be then higher और progressive side की तरफ higher होने चाहिए? And what do you think about the tariff side also? मेरे ख्याल है इस पे जो अगर हम बात कर देखें तो IMF की तरफ से भी एक बयान आया है। हम अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं हैं, और ये नेचुरली एक अंडरस्टूड होता है कि जब भी आप IMF के एक प्रोग्राम में हैं तो आप उनके साथ मिल के एक जो पॉलिसी है वो बनाते हैं। तो वहाँ से जो डिस्कशंस आ रही हैं, जो सिग्नल्स आ रहे हैं कि वो इसके ऊपर बात कर रहे होंगे, इस पर रिकन्सिडरेशंस हो रही होंगी। तो मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे रिकन्सिडरेशन हो रही होगी कि क्या आपका जो रेवेन्यू टारगेट है वो शायद डाउनवर्ड रिवाइज हो रहा हो। मेरी राय में वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो डाउनवर्ड रिवीजन जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। जब एक दफ़ा ज़रा ये लॉसेज और ये जो डैमेजेस हैं उसके कुछ प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स अगर आ जाते हैं तो शायद गवर्नमेंट और IMF इस पे बात कर रहे होंगे। Despite the fact कि agriculture is not a high tax contribution sector. बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें एक और चीज़ आपका जो खास कर आएगा वो आपका जो आपके फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स हैं, जो आपके प्राइमरी सरप्लस है या सिर्फ उसके जो टारगेट्स हैं, मुझे लगता है उन पर डिस्कशन ज़रूर होगी, क्योंकि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा और आपकी जो सब्सिडीज़ हैं शायद वो बढ़ रही होंगी, वो इलेक्ट्रिसिटी में भी बढ़ रही होंगी, वो आपकी जो बाकी सब्सिडीज़ हैं
उसके अंदर भी हो रहा होगा। आपका जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का प्लान्ड एक्सपेंडिचर, उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है रिहेबिलिटेशन में, रिकवरी में और उन सारी चीज़ों में। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलके मुझे लगता है कि हमारे जो फिस्कल टारगेट्स हैं जो हमने बजट में रखे थे, उनको ईदर वे उनकी रिवीजन जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, बट उसका स्केल क्या होगा वो शायद हमें देखना होगा कि ये जो नंबर्स आते हैं वो ज़रा किस तरह से आते हैं उसके अंदर। जो आपका है टैरिफ्स का, मुझे लगता है कि जो इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग भी, प्राइम का भी बड़ा अच्छा इस पे काम है कि दिस इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। हमने प्रोटेक्शन को 70 साल देख लिया है, 7 डेकेड, इट हैजंट वर्कड। हमारी इंडस्ट्रीज जो आज जहाँ थी 70 साल पहले वो आज भी वही हैं इस टैरिफ्स की प्रोटेक्शन के अंदर, उसके अंदर। तो एक तो मुझे लगता है पॉलिसी राइट एंड डायरेक्शन है, बट कहीं कहीं हमें अब भी वहाँ पे बैड सिग्नलिंग नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है अगर वो जेन्युइनली कमिटेड है कि अगले 5 साल का जो उन्होंने टारगेट और एक जो रोड मैप है वो लिया है इनको रिड्यूस करने का, टैरिफ्स को ग्रेजुअली नेट जो हैं, तो उसके अगेंस्ट कुछ सिग्नलिंग उसको अवॉइड करना चाहिए। हमने देखा कुछ सेक्टर्स में टैरिफ्स जो हैं वो बढ़ाए गए उल्टा कम करने की बजाय। आई थिंक आईटी के अंदर से बड़ी कंप्लेंट्स आई हैं एनॉमलीज की। तो वो जो एनॉमलीज हैं उस पे हमें जो है वो शायद हम जैसे लोगों को भी, आपको भी, जो सिविल सोसाइटी है उसको भी बात करनी चाहिए कि ये एक अच्छी पॉलिसी है और वो छोटी छोटी एनॉमली से बैड सिग्नलिंग करके हमें उसको ख़राब नहीं करना चाहिए, तो हमें उसको करना चाहिए। डेफिनेटली अभी जो लास्ट बजट गुजरा है इसके अंदर भी आई थिंक बिफोर द बजट वाज बीइंग पास्ड, उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमारे पास एसोसिएशन वाले मेंबर्स जो है वो आना शुरू हुए और दे पॉइंटेड आउट सर्टेन अनॉमलीज, लेकिन आई थिंक वो वक्त ही नहीं बचा था उनके पास कि वो टैक्स अनॉमली कमेटीज के पास अपने मैटर्स लेके जाएं। अब साहिद भाई, आई हैव अनदर क्वेश्चन। आई थिंक जो फ्लड से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया है, एक डॉक्टर हसन अब्बास थे, हाइड्रोलॉजिस्ट थे, वो कह रहे थे कि फ्लड्स हैं मैन मेड। ठीक है, वो कहते हैं कि एक्चुअली फ्लड्स जो है फ्लड और वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बहुत ज़्यादा एग्जैस्परेट होते हैं। इन्होंने ही ऑफर्ड सोल्यूशन विच वाज कि आप जो मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, या मिटिगेशन जो फ्रेमवर्क है आपका फ्लड से रिलेटेड, उसके अंदर आप अपने जोनिंग लॉस को इन्हेंस करें अराउंड द रिवर बैंक। उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट क्रेडिट जो है वो आने दें टुवर्ड्स फ्लड मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस का एक एलिमेंट भी इसके अंदर लेकर आए। आपके ख्याल में जो हमारा वाटर मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इज इट, क्योंकि आप करते हो, इस पर काम भी करते हो, क्लाइमेट चेंज पे आपकी एक नजर है, डू यू थिंक इट इज सूटेबल फॉर द कंट्री इन द लॉन्गर रन, एंड इफ देयर वर टू बी एनी चेंजेस मेड, व्हाट वुड दोस चेंजेस बी इन द वे दैट इट इज गवर्न्ड? जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, ज़ाहिर है वो एक बड़ी लॉन्ग चेन का हिस्सा है जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। कार्बन एमिशंस है, कोल का यूज़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों का उसमें कोई हाथ उस तरह से नहीं है ब्रॉडली स्पीकिंग उसके अंदर। लेकिन मैं हमेशा ये ज़रूर मानता हूँ कि जो डैमेज है उसका जो स्केल है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ कि जापान में 8 रेक्टर का 7 रेक्टर का ज़लज़ला आता है, 2-4 मकान हिलते हैं, गिरते हैं कोई उसमें। हमारे यहाँ आता है पूरे शहर, क्योंकि हमने उसकी जो रेजिलियंस है उसको अडॉप्ट नहीं किया अपने तर्ज ज़िंदगी में। हम देखते हैं पानी के गुज़रगाहों पे सोसाइटीज़ बनी हैं, पानी के गुज़रगाहों पे हमने बंद कर दी हैं, उनको रोक दिया है। हमारी जो प्लानिंग है वो उस तरह से सेंसिटिव नहीं है, रेजिलियंट नहीं है। तो इस हद तक हम कह सकते हैं कि जो डैमेज है, इसका जो लॉस है वो मैन मेड होगा। तो पाकिस्तान जो है हमें जो है वो क्लाइमेट रेजिलियंट जो लाइफ है, तर्ज ज़िंदगी है, उसकी तरफ जाना होगा। मेरा क्वेश्चन इस हवाले से कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया। ISMO जो है वो इमर्ज करके एक नई बॉडी आई है, इंडिपेंडेंट मार्केट ऑपरेटर। एट द सेम टाइम क्योंकि फ्लड्स का ज़माना चल रहा है, तो इसमें जो है ना, आई वांट टू डिस्कस विद यू जो आपका इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर है बिजली प्रोड्यूस करने का, क्योंकि उसका लॉजिक बड़ा साउंड है कि लॉजिक ये है कि जो पर यूनिट कॉस्ट आपकी सबसे कम लगती होगी इलेक्ट्रिसिटी,
वो वाला मेथड पहले इस्तेमाल होगा और उसके बाद जितना एक्सपेंसिव सो मेरिट ऑर्डर. लेकिन देयर इज एन आर्गुमेंट कि मेरिट ऑर्डर एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव है और एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा रिलायबल फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है उसको आपको टॉप पे रखना चाहिए और हाइड्रो वगैरह को आपको एज एक्सेस कैपेसिटी यूज़ करना चाहिए. तो इसके ऊपर आप कोई कमेंट देना पसंद करेंगे? मेरे नज़दीक पाकिस्तान की सस्टेनेबल इकानमी पॉसिबल नहीं है विदाउट सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई. और व्हेन आई कॉल सस्टेनेबल, इट्स अनइंटरप्टेड, अफोर्डेबल, टाइमली अवेलेबल, जो है वो ये चीज़ें. और उसके लिए हमें डेफिनेटली हमारा जो मौजूदा एनर्जी मिक्स है उसको चेंज करना होगा, बिकॉज़ ये बहुत हाई प्रोडक्शन कास्ट है इसकी, हाई डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट है इसकी. और आई थिंक अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर हमारी बात हुई है, कल ही एक मीटिंग भी हुई है. जो गवर्नमेंट है वो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट प्लान ईटिप, ETIP जो भी आप इसको कहना चाहें, वो लेके आ रही है. तो गवर्नमेंट को भी ये अंदाज़ा ज़रूर है कि अगर आपके पास अफोर्डेबल एनर्जी नहीं है, सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई नहीं है, तो आपके पास कभी भी सस्टेनेबल इकानमी जो है वो नहीं हो सकती है. तो दैट आई थिंक विल बी माई कमेंट दैट पाकिस्तान हैज़ टू चेंज इट्स एनर्जी मिक्स. Well, Dr. Sari Saab, thank you so much for joining us on this show. आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी. I think generally his view is that जो स्टेट बैंक ने अभी पॉलिसी रेट मेंटेन किया है, इट इज़ अ गुड पॉलिसी और अ गुड अप्रोच टुवर्ड्स द इशू. देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज, अ लॉट ऑफ अननोन्स, नॉट ओनली नोन अननोन्स बट ऑल्सो अननोन अननोन्स, जिनके साथ डील करने के लिए स्टेट बैंक ने एक कॉशियस पॉलिसी अडॉप्ट की है. वी सी के जनरली आई थिंक ये बहुत अच्छी इन्होंने बात नोट की कि पॉलिसी डायरेक्शन जो है वो मेंटेन ही हो रही है. तो इट्स आइदर कि इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जा रहा है या रुका हुआ है. तो जो कंसर्न्स हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर की एसोसिएशंस के एंड के ऊपर, जिसके अंदर मेजर स्पेशल इंटरेस्ट वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं और वो पर्सपेक्टिव भी देख रहे होते हैं, आई थिंक उनको भी थोड़ा सा इसको तहम्मुल से देखना चाहिए. फॉर द नेक्स्ट 3 months देयर आर गोइंग टू बी सम कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ जो फ्लड रिलेटेड चीज़ें आई हैं. ऑन द अदर साइड जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उधर भी देयर आर सम कंसर्न्स कि हम एग्जैक्टली कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर ये स्टेबलाइजेशन जो है वो मेंटेन कर सक रहे हैं. एनी काइंड ऑफ ग्लोबल वॉलेटिलिटी माइट एक्चुअली बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस एट द नेशनल लेवल. गवर्नमेंट जो है वो इट नीड्स टू लिमिट इटसेल्फ एंड प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ की तरफ हमें मूव तो करना है, बट हाउ क्विकली एंड हाउ far down the road that remains to be seen. टैक्सेशन में अच्छे इकदाम, टैरिफ में टैरिफ पॉलिसी के हवाले से अच्छे इकदाम. आई थिंक स्टेट बैंक जो है इट कैन डू अ बेटर जॉब ऑफ कम्युनिकेटिंग इट्स ओन आइडियाज टू द पब्लिक एंड टू ऑल्सो द अदर स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूशंस अपार्ट फ्रॉम द बैंक्स. And I think overall we would all hope कि next 2 years तक economy जो है वो एक growth trajectory की तरफ जाए, because we do have a very large young population. उनको वो job opportunities की ज़रूरत है, entrepreneurial opportunities की ज़रूरत है, and we need to see real growth and efficiency coming from the private sector. With that said, Ji, thank you so much for joining us, and until next time, see you again.